ओके, तो आज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। आज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं इसमें वन शॉट रिवाइज करवाऊंगा आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको इसमें मैं बता दूंगा। देखो, इस चैप्टर से देखा गया, मतलब इस क्या हर चैप्टर से जब से एनटीए है, वो एनटीए वाले जो भैया जी हैं वो एनसीईआरटी पूछने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ लोग वायरसेस वगैरह लिखवाते हैं, ये वाली वायरस डिजीज़ है, ये वाली इसका ये वायरस है, इसका ये वायरस है। तो हम वो सब नहीं करेंगे, हम एनसीईआरटी पर फोकस रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर हम 2020 की बात करें तो 89 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, बहुत होते हैं 89 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे। तो एनसीईआरटी जो है वो बाइबल है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना है। अगर आप एनसीईआरटी पर फोकस रहोगे तो आपका बायो जो है अच्छी खासी तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंट्रोडक्शन के साथ कि क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि डब्ल्यूएचओ ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। वो क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक बंदा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक बंदा रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में सही हो, रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में सही हो। मतलब कि वो रिप्रोडक्शन के ना कि फिजिकली कर सके, बिहेवियरली उसके बारे में सोचता ठीक हो, सोशली ठीक हो, और मतलब इमोशनली भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया से वो क्या रहे, मतलब उसको समझे। तो कहता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बंदा वो है जो कि रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को समझता है, वो भी ढंग से। कैसे कैसे समझता है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, तो सारे आ गए इसमें। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में वो बंदा ठीक होना चाहिए, वो पर्सन ठीक होना चाहिए, फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स में। तो ये तो था भैया इंट्रोडक्शन हल्का सा, और अब आगे देखते हैं। ये हल्का इंट्रोडक्शन था, अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कि अब अगला टॉपिक आ जाता है इसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज। ये एनसीईआरटी का टॉपिक देती है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या स्ट्रेटजीज आती हैं। तो इसमें एनसीईआरटी कहती है भैया कि इंडिया ना दुनिया के फर्स्ट कंट्रीज में से था जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के एक्शन प्लान्स को शुरू किया। ठीक है, दुनिया के पहले देशों में से था जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के एक्शन प्लान शुरू किए, इंडिया ने। ठीक है, और ये क्या किया इंडिया ने आज़ादी हुई थी 1947 में, और 1951 के अंदर इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, दैट इज एफपीपी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, कब किया था, 1951 में। और यही प्रोग्राम को आगे चल के रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच प्रोग्राम का नाम दे दिया गया। ठीक है, 1951 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एफपीपी भी कहते हैं इसको, और इसी का नाम बाद में आरसीएच यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रख दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर था, इसका काम क्या था, मतलब ये जो बाद में नाम रख दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसका क्या क्या काम था, तो वो देखते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। यस, तो इसके क्या क्या काम थे इस प्रोग्राम के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के। तो सबसे पहला था कि ये क्या करता था, ये हेल्पिंग एडोलोसेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड STIs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या जिसे हम STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बोलते हैं। इसका पहला काम था कि ये एडोलोसेंट्स को, टीनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, टीनेजर्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को देख करके वो कई बार घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देना टीनेजर्स को, और उसके बाद हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताना, वो इसका एक लक्ष्य था। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी बताना इसका एक काम था। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मतलब क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। मतलब कि इसमें ये भी बात समझाई गई कि प्रेग्नेंट मदर की आखिर देखभाल कैसे की जाती है, और डिलीवरी होने के बाद किस तरह से पोस्ट नेटल केयर, कि बच्चा हो जाने के बाद किस तरह से नए जन्मे बच्चे की और माँ की देखभाल की जाती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद discouraging children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। और इसने जो है चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर जो मिथ्स होती हैं सेक्स को लेकर के, और जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, उसको भी दूर करना था। ठीक है, और उसके बाद कुछ एनजीओज का भी रोल था इसके अंदर, रोल ऑफ एनजीओज का भी रोल था इस प्रोग्राम के अंदर, वो भी यही सब जानकारी फैलाते थे। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब होता है, ऑडियो का मतलब बाजा बजा करके, है ना, जैसे डैग मतलब वो आते हैं ना जो यार गली में आते हैं और वो फिर कुछ स्पीकर वगैरह बजा रहे होते हैं, उसमें कुछ एक पर्सन कुछ बोल रहा होता है, और फिर उसे सुन के हम लोग क्या, मतलब उसे सुन के हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो उसे ऑडियो कहते हैं। और विजुअल का मतलब देख करके, जैसे पोस्टर लगा दिए या कोई एड टीवी में चला दिया, तो एड, ऑडियो विजुअल। और प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का मतलब भी वही है कि पोस्टर वगैरह चिपका दिए। ठीक है, प्रिंट मीडिया की वजह से क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, और वहीं अवेयरनेस फैलाई गई सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के, सेक्स के सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, सेक्स के सभी मिथ्स के बारे में, सभी मिसकंसेप्शंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई। जागरूक बनाना सेक्स रिलेटेड चीज़ों, मतलब सेक्स रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, नागरिकों को जागरूक बनाना है, इस प्रोग्राम का मेन काम था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाए, इसके बेनिफिट्स भी बताए गए उनको, लोगों को, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि हमारे 12th में जो चैप्टर्स हैं, ये भी इसी का RCH प्रोग्राम का ही एक पार्ट था। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज, लोगों को समझाया गया कि स्मॉल साइज, हम दो हमारे दो जैसे, कि स्मॉल फैमिलीज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब फ़ायदे समझाए गए, एक्चुअली फ़ायदे ही हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, और उसके बाद बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, उसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई, जागरूकता फैलाई गई। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई इस प्रोग्राम के अंदर, कि भैया मेल हो या फीमेल हो, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। और उसके बाद अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवेंट्स सच एज सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और उसके बाद इसका एक एस्पेक्ट RCH प्रोग्राम का एक एस्पेक्ट ये भी था कि ये सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को लेकर के जागरूकता फैलाए लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी आपको काम गिनवाए हैं, एक बार जल्दी से मैं और बता देता हूँ। एडोलोसेंट्स को हेल्प करना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, STIs के बारे में बताना, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में बताना, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बच्चे के बारे में, चाइल्ड के बारे में बताना, और उसके बाद डिस्करेज करना बच्चों को मिथ्स में बिलीव करने में और मिसकंसेप्शन में बिलीव करने में। उसके बाद NGOs, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल के माध्यम से सेक्स रिलेटेड एरियाज के बारे में अवेयरनेस फैलाना। उसके बाद मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स बताना, सेक्स एजुकेशन स्कूल में लाना। उसके बाद स्मॉल साइज फैमिलीज के बेनिफिट बताना, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताना, इक्वल इंपॉर्टेंस कहना बताना मेल और फीमेल चाइल्ड की। और उसके बाद सेक्स रिलेटेड क्राइम जैसे कि सेक्स अब्यूज,
इन सब के बारे में भी समाज में जागरूकता फैलाना इसके मेजर काम थे। किसके? RCH प्रोग्राम के। ठीक है भाई, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें। आगे चलते हैं। तो अगला इसमें आता है दैट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। टॉपिक आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यार कुछ डेटा हमें दे रखा है तो वो डेटा हमें पता होना चाहिए। तो 2011 की ये सेंसस रिपोर्ट है और इसमें कुछ बात बता रखी है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। ठीक है, लेस देन 2% है। ठीक है, लेस देन 2% है। इसका मतलब क्या है कि हर साल अगर हम 2% मान लें, लेस देन 2% ना मान करके उसे 2% कहते हैं, कि 2% का मतलब क्या होता है कि हर 20 आदमी हर 1000 आदमी पर हर साल पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ रेट लेस देन 2% है, मतलब कि हर 20 आदमी हर 1000 आदमी पर हर साल पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए कि यार देखो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन और सॉरी इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, तो कहता है कि 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। यस, 2 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। कब? 1900 में। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, 350 मिलियन थी। उसके बाद 2000 तक आते आते लगभग 100 सालों में ये बढ़ करके 6 बिलियन हो गई थी। ठीक है, ये बढ़ करके 6 बिलियन हो गई थी और वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ करके 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई थी। कब? 2000। ठीक है, 2000 में। और 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई थी और इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गई थी। ठीक है, 2011 में। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये 6 बिलियन थी जब 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी 2000 में। इसी बात को देख करके कहा गया था कि एवरी 1 पर्सन आउट ऑफ 6 इज एन इंडियन, कि दुनिया में अगर आप 6 बंदे देखो तो उनमें से एक बंदा इंडियन होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इसी बात को देख करके बोली गई थी। तो ये डेटा आपको कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद रीजंस क्या है पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने के? क्या रीजंस है? तो देखो, डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट कम हुआ है उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। रैपिड, मतलब हमारी, मतलब वर्ल्ड की मानो चाहे इंडिया की मानो, सबके लिए सेम रीजन है। ठीक है, उसके बाद रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR। भाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है कि पहले देखो मतलब जो मदर्स थी उनकी डेथ हो जाती थी प्रेगनेंसी के दौरान, और मतलब किसी भी तरीके से, है ना, तो बच्चे को जन्म देते हुए, जो कि अब क्या है कि अब हमारे पास एडवांस टेक्निक्स है, मेडिकल साइंस है, जिसकी वजह से वो भी क्या हो गया, डिक्रीज MMR हो गया। तो NCERT कहती है ये भी एक पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन है। उसके बाद डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ऑब्वियसली अब जब प्रेगनेंसीज इतनी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा की जाती हैं तो ना ही मदर को कोई खतरा होता है ना ही इन्फेंट को खतरा होता है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि IMR भी डिक्रीज हुआ है।
ठीक है। उसके बाद उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और उसके बाद क्या हुआ है कि भैया जो रिप्रोड्यूसिबल एज में जो बंदे थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब रिप्रोडक्शन वाली एज में जो बंदे थे, रिप्रोड्यूसिबल एज में जो बंदे थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा बंदे रिप्रोड्यूसिबल एज में आ गए, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ये भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न है। उसके बाद अगली बात है दैट इज इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, और जो हेल्थ फैसिलिटीज हमारी बढ़ी है वो भी हमारा क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीजन है। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए, उसे घटाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिलीज को, और बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैमिलीज को कहा कि भैया आप लोग स्मॉलर फैमिलीज बनाइए, ठीक है, खास करके जो न्यू मैरिड कपल्स थे उनको, और उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया, ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम के अंदर। और इसी से एक स्लोगन भी निकाला गया था दैट इज हम दो हमारे दो, ठीक है, ये एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाला गया था। और उसके बाद अर्बन कपल्स अडॉप्टिंग वन चाइल्ड नॉर्म, और गवर्नमेंट ने आरसीएच प्रोग्राम के तहत जो शहरों में कपल्स रहते थे उनको वन चाइल्ड नॉर्म अपनाने के लिए कहा कि आप लोग एक ही बच्चा करिए, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म। और उसके बाद भैया कुछ मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने कि उसने स्टैचुरी मतलब मैरिजेबल एज पर कुछ प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंधियां क्या बोला, पाबंदियां लगा दी उसने, मतलब गवर्नमेंट ने जो मेल की मैरिज एज है उसे 21 ईयर्स कर दिया, और जो फीमेल की मैरिज एज है उसे 18 ईयर्स कर दिया, क्योंकि ये जरूरी भी है यार। 18 ईयर्स के मतलब लगभग 18 ईयर की ही फीमेल एक नए बेबी को जन्म दे सकती है, अदरवाइज आप जानते हो कि पहले बाल विवाह के केसेस भी हुआ करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए उन फैमिलीज को जो कि स्मॉलर फैमिलीज थी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के मेजर्स थे कि उसने मोटिवेट किया हम दो हमारे दो, ठीक है, इस बारे में बताया लोगों को, कॉन्ट्रासेप्टिव बारे में बताया, अर्बन कपल्स को कहा वन चाइल्ड नॉर्म अपनाने के लिए। नॉर्म का मतलब होता है कानून, वन चाइल्ड का मतलब एक बच्चे का, कि मतलब उसने कड़ाई से अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट ने, पर उसने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो आप लोग एक ही बच्चा जो है वो पैदा करो। उसके बाद उसने मैरिजेबल एज को, मतलब एक मैरिजेबल एज की एक सीमा तय कर दी गवर्नमेंट ने, फीमेल की 18 ईयर और मेल की 21 ईयर। और उसके बाद उसने इंसेंटिव्स दिए गवर्नमेंट ने स्मॉलर फैमिलीज वाले कपल्स को, ठीक है। तो अगला एस्पेक्ट आ जाता है दैट इज बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, या जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस या जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। तो बेटा एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, देखो आइडल्स हम जब भी समझते हैं कि आइडल सिर्फ एक वर्ड होता है, आइडल कुछ भी नहीं होता दुनिया में। अब ये कहता है कि आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बातें लिखी है, वो उनको समझ लेनी है, पढ़ लेनी है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कि उसे जो है जो यूजर कर रहा है मतलब यूज कर रहा है वो आसानी से यूज कर पाए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। भैया मार्केट में इजीली मिल जाए, पता लगे 500 किलोमीटर दूर मिल रहा है, 10 किलोमीटर दूर मिल रहा है, समझ रहे हो, तो कौन लेने जाएगा। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो उसका काम है वो सही ढंग से ठीक ठाक कर पाए। और उसके बाद रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि वो मतलब रिवर्सिबल का मतलब ये है कि यार ऐसा नहीं कि एक बार अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया तो अब मतलब वो कुछ परमानेंटली बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए कि हाँ एक बार यूज करने के बाद उसे हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए उसके, या तो कम या तो ना हो, और हो तो कम से कम हो, लीस्ट साइड इफेक्ट्स होना चाहिए। और नो इंटरफेयर विद एक्ट ऑफ कॉइटस या सेक्सुअल डिजायर, कि वो सेक्सुअल डिजायर के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे। ये एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या होने चाहिए, मतलब वो होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, समझ आ रही, फीचर्स होने चाहिए। क्या, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, उसके बाद लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर ना करे, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू मतलब प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। नेचुरल मतलब बहुत सारे, क्या, दो तरीके के मेथड हैं एक्चुअली, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। दो तरीके के मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो पहले हम नेचुरल मेथड पढ़ते हैं।
तो नेचुरल मेथड में 3 मेथड एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा कि जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो नेचुरल मेथड कौन कौन से उधर हैं, ये 3 एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो कौन सा दिया इसने? सबसे पहले तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस दे रखा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस दे रखा है एनसीईआरटी ने। उसके बाद विड्रॉल मेथड है ना, विड्रॉल मेथड ये जिसको और क्या कहते हैं, और कॉइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं इसको, कॉइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं, और लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। स्पेलिंग देख लेना, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये 3 नेचुरल मेथड दे रखे हैं, आर्टिफिशियल बाद में बात करेंगे। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड या जिसे कॉइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं, और लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होते हैं कि कपल को मना किया जाता है 10 to 17 डेज में कॉइटस करने से। ठीक है, कि वो 10 to 17 डेज में क्या ना करें, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के, बेटा डेट नहीं है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज में क्या ना करे, मतलब सेक्स ना करे, कॉइटस ना करें, ताकि क्या हो मतलब प्रेगनेंसी हो ही ना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अबाउट 14 डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और अगर वो 10 to 17 डे यानी कि एक वीक को कॉइटस नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब कंसेप्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, और इस 10 to 17 डेज वाले पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। बेटा ये 10 to 17 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन है, ऐसे आप डेट मत समझ लेना कि महीने के 10वें से 17वें दिन, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें से 17वां दिन है ये जो मैं बता रहा हूँ, कि उस दिन क्या नहीं करना, मतलब उस समय इस एक वीक के दौरान कॉइटस नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद विड्रॉल मेथड या कॉइटस इंटरप्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये मेल पार्टनर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मेल पार्टनर के द्वारा किया जाता है, और इसमें इंसेमिनेशन को रोका जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जाता है मेल पार्टनर के द्वारा। कैसे अवॉइड करता है कि जैसे ही सीमन इजैकुलेट करने वाला है इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, जैसे ही मेल पार्टनर सीमन इजैकुलेट करने वाला है इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, वो क्या करे, अपने पेनिस को बाहर निकाल ले, अपने पेनिस को बाहर निकाल ले। ठीक है, इस मेथड को हम लोग विड्रॉल मेथड या कॉइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग लैक्टेशनल एमनोरिया के लैक्टेशनल एमनोरिया, इस मेथड में क्या होता है, मतलब देख रहे हो इसमें हमने कोई चीज यूज की थी, मतलब चीज यूज की, ये एक नेचुरल मेथड है कि ये बॉडी की साइकिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है कि जैसे जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो लगभग उसके 6 मंथ तक, बच्चे की डिलीवरी के लगभग 6 मंथ तक माँ के अंदर मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होती है, मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर उस दौरान सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है। इस नेचुरल मेथड को हम लोग लैक्टेशनल एमनोरिया कहते हैं। पर बेटा इसके फेलियर बहुत ज़्यादा है। अगेन नेचुरल मेथड जो होता है वो नेचर की हेल्प से होता है, तो इसके फेलियर भी होते हैं, इसके फेलियर के चांसेस नेचुरल मेथड के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गए आपके नेचुरल मेथड्स। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। ठीक है, अब आते हैं आपके आर्टिफिशियल मेथड्स। तो आर्टिफिशियल मेथड्स बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स भैया बहुत सारे हैं। बैरियर मेथड है,
ठीक है, स्पर्मिसाइडल जेलीज हैं, आईयूडीज है, ओरल पिल्स है, इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, सर्जिकल मेथड्स हैं, तो बहुत सारे हैं। मैं लिख देता हूँ पहले सारे, है ना, जो भी आपके दे रखे हैं पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला तो बैरियर मेथड आ जाता है। बैरियर मेथड आ जाता है, फिर उसके बाद स्पर्मिसाइडल जेलीज वगैरह आ जाती है, ये भी बताया गया आपके। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाली, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, वैसे स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाली। थर्ड नंबर पर आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आ जाता है, आईयूडीज आ जाता है। उसके बाद ओरल पिल्स आ जाती है, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ओरल पिल्स आ जाती है, उसके बाद इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद emergency contraceptives, these all are artificial methods, ठीक है। और उसके बाद आखिरी that is surgical method, है ना, जिसमें वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आता है, तो सर्जिकल मेथड। ओके, तो इन मेथड्स पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बैरियर मेथड में प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। बैरियर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम स्पर्म को और ओवम को फिजिकली मीट करने से रोकते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट करने से रोकते हैं, इसीलिए इसको बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर आप लोग देखते हो ना, पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप आगे नहीं जा पाते, तो यही फिजिकली आगे नहीं जा पा रहे ना, इसीलिए इसको ऐसे ध्यान रखना है कि इसमें फिजिकली स्पर्म और ओवम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, और यही इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद बैरियर मेथड सेल्फ इंसर्टेड होते हैं और प्राइवेसी ऑफर करते हैं। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, खुद यूज कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, और इसीलिए प्राइवेसी ऑफर करते हैं यूजर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या एग्जाम्पल क्या है इसके, तो बैरियर मेथड के दो एग्जाम्पल हैं, दैट इज कॉन्डम्स, और दूसरा है, मतलब कॉन्डम्स और ये एनसीईआरटी में एक ही साथ दे रखा है, तो मैं इनको एक ही साथ लिख सकता हूँ, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, है ना, और वॉल्ट्स। एनसीईआरटी में एक ही साथ दे रखा है, तो मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये क्या है आपके बैरियर मेथड्स हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो कॉन्डम की बात करते हैं। कॉन्डम, तो बेटा कॉन्डम क्या होता है, रबड़ की एक पतली सी मतलब पतली सी शीट होती है और लेटेक्स की बनी होती है, ठीक है। कहते हैं रबड़ की, मतलब रबड़ की पतली सी शीट होती है और लेटेक्स से बनी होती है ये, ठीक है। और कॉन्डम्स दोनों के लिए होते हैं, दैट इज मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। मेल वाले को मेल कॉन्डम कहते हैं और फीमेल वाले को फीमेल कॉन्डम कहते हैं। अच्छा, मेल कॉन्डम क्या करता है, मतलब मेल कॉन्डम में हम लोग मेल के पेनिस को कवर करते हैं, ठीक है, मेल के पेनिस को कवर करते हैं। और ध्यान रखना कि कॉन्डम जो होता है, मेल कॉन्डम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलेगी, अगर मेल और फीमेल का फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा, तो मेल कॉन्डम से मेल और फीमेल का फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आता, फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आता। और ऐसे फीमेल कॉन्डम में क्या होता है, फीमेल कॉन्डम में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करना होता है। फीमेल कॉन्डम से वेजाइना और सर्विक्स को कवर करना होता है। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से क्या प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेल कॉन्डम या फीमेल कॉन्डम, मतलब यार कॉन्डम यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टनर्स को कॉन्डम यूज करना है। एक पार्टनर भी अगर कॉन्डम यूज करता है तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। तो मेल कॉन्डम का एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक निरोध करके एक ब्रांड है, तो आप समझ जाओ, मतलब दे रखा है एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल। उसके बाद दूसरा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, मतलब जितनी मैंने कॉन्डम में बात बताई है उतना ही पूछा जाएगा।
ठीक है। दूसरा समझो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये दूसरे तरीके के बैरियर मेथड है। तो इसमें क्या होता है भैया, ये रबड़ के बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? रबड़ के बैरियर्स होते हैं। और इन्हें बेटा ये मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, ठीक है। पर ये तीनों डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वैड्स, ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं, ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल, सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। तो इसमें करते क्या है, ये रबड़ के बैरियर्स होते हैं, रबड़ से बने होते हैं, और ये सर्विक्स को कवर करने के काम आते हैं कोइटस के दौरान, ठीक है। कोइटस के दौरान सर्विक्स को कवर करने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा कॉन्डम्स जो होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, ध्यान रखना, नॉट रीयूजेबल। एक बार यूज कर लिया आपको तो ऐसा नहीं दोबारा धो के पहन लो, नॉट रीयूजेबल होता है, पर ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। इन्हें एक बार ही यूज किया है आपने तो दोबारा भी आप इनको धो के साफ करके यूज कर सकते हो, दीज आर रीयूजेबल। उसके बाद डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीआईज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, ठीक है, एसटीडीज बोलो या एसटीआईज बोलो, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये सर्विक्स को खाली कवर करता है। वेजाइना तो क्या होती है, वेजाइना का फ्लूइड तो कांटेक्ट में आता ही है, इसलिए ये एसटीआई से प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद खाली फीमेल्स यूज करती हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स को, ठीक है। आगे आता है स्पर्मिसाइडल जेलीज, फॉर्म्स एंड क्रीम्स, मतलब स्पर्मिसाइडल जेलीज ही मैंने लिखा है, फॉर्म्स और क्रीम्स भी होती हैं, क्रीम्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करती हैं बेटा, ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और ये जो वॉल्ट्स लगाए जाते हैं ना, तो इसके मतलब इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए फीमेल के अंदर स्पर्मिसाइडल जेलीज, फॉर्म्स और क्रीम्स भी आती हैं। इसे लगाने से क्या होता है, ये स्पर्म किलिंग होती है, स्पर्मिसाइडल नाम से पता लग रहा है, स्पर्म को किल कर देती हैं, तो इफेक्टिवनेस बैरियर मेथड की बढ़ जाती है, ठीक है। बैरियर मेथड की स्पर्म की मतलब बैरियर मेथड की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं स्पर्म्स को किल, स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स और फॉर्म्स एसिडिक पीएच को क्रिएट करके, ठीक है। कैसे किल करते हैं स्पर्म को, एसिडिक पीएच को क्रिएट करके, और ये बैरियर मेथड्स के साथ यूज की जाती हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्या, स्पर्मिसाइडल जेलीज, फॉर्म्स या क्रीम्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल का मतलब स्पर्म को मारने वाला, ओके। उसके बाद अगला आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अगला आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। ओके। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो ये बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं मिटा देता हूँ फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में हटा दूँ। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसको हम आईयूडीज भी कहते हैं, है ना, आईयूडीज भी कहते हैं। आपको सिर्फ मेरा लेक्चर देख के यार काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है तो सिर्फ लेक्चर देखो और दिमाग में जो याद करना है वो याद करो, ठीक है। बार बार आप अगर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार हर बारी बुक खोल के पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप वीडियो देखो, मेरी बात को मैं एक बात दो तीन बारी बोल देता हूँ, मतलब आपको याद हो जाना चाहिए वो, पर आप वीडियो पूरा फोकस होके देखो, बस ये बात मैं चाहता हूँ, ठीक है। देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा लगाई जाती है। पहली बात तो ये, मतलब खुद से नहीं लगाई जा सकती, इसमें प्राइवेसी नहीं मिलती किसको, यूजर को, ठीक है। डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है,
यूट्रस के अंदर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? यूट्रस के अंदर लगाई जाती है थ्रू सर्विक्स। मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाता, सर्विक्स के थ्रू ही यूट्रस में लगा दी जाती है, इन यूट्रस थ्रू सर्विक्स के थ्रू ही। ठीक है। उसके बाद आईयूडीज आर वन ऑफ द, और उसके बाद ये इंडिया के अंदर वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। ठीक है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया के अंदर, इन इंडिया। ठीक है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब फीमेल्स जो हैं इंडिया की फीमेल्स, वो दो आर्टिफिशियल मेथड को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। पहला आईयूडीज और दूसरा पिल्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर ओरल पिल्स आती है। तो पहला तो खैर आपको ध्यान रखना, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंडिया के अंदर आईयूडीज है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हटा दूं, हमारे जो आईयूडीज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और मेडिकेटेड आईयूडीज, और क्या मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और मेडिकेटेड आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल एनसीईआरटी ने गिवन है, दैट इज लिपीज लूप। ठीक है, जो लिपीज लूप है वो आपके नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है, लिपीज लूप। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है। उसके बाद मेडिकेटेड आईयूडी के एग्जांपल, मेडिकेटेड आईयूडीज दो तरीके के होते हैं फर्दर। एक होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। दो तरीके के आपके मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज और कॉपर रिलेटेड आईयूडीज। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के नाम आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, प्रोजेस्टेसेट, ठीक है, प्रोजेस्टेसेट और LNG-20, प्रोजेस्टेसेट और LNG-20 आपको एग्जांपल पता होने चाहिए हर तरीके के आईयूडीज के। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये तीन एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के। कौन कौन से? कॉपर डी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ठीक है, अब हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती है। और ठीक है, मतलब नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का मतलब क्या है, ये कोई केमिकल रिलीज नहीं करता, ठीक है, ये सिर्फ एक प्लास्टिक का होता है, उसी से क्या होते हैं, स्पम्स रुक जाते हैं। कौन? लिपीज। पर मेडिकेटेड आईयूडीज में कुछ केमिकल्स निकलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीशन होती है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन मेडिकेटेड आईयूडीज में होती है। ठीक है, इसलिए इनको मेडिकेटेड कहते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल की सिक्रीशन होती है। तो आखिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कैसे काम करते हैं? और कॉपर रिलीजिंग, ये तो सिंपल प्लास्टिक का हुआ, ये तो सिंपल रोक देगा स्पम्स को अंदर जाने से। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं? रोकेंगे तो हैं स्पम्स को अंदर जाने से, पर इसके अलावा और कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे? तो देखो ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज दो काम करते हैं। एक तो मेक द यूट्रस, ठीक है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बेटा ये क्या करते हैं? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को खराब कर देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज एंडोमेट्रियल लाइनिंग को खराब कर देते हैं एंड मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं।
ठीक है, कि वो अब इम्प्लांटेशन नहीं कर सकता, अनसुटेबल बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, और मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। दो काम करते हैं, यूट्रस को इनके काम एग्जाम्पल सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सब आपको पता होने चाहिए अच्छे से। यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए, ठीक है। सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए, इसका मतलब क्या है कि मतलब सर्विक्स को ना दुश्मन बना देते हैं, सर्विक्स को लगता है ये स्पर्म्स दुश्मन है, खा जाते हैं उनको, तो हॉस्टाइल बना देते हैं, मार देती है, मतलब खा जाने का मार देती है उनको, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कैसे काम करते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कैसे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, मतलब फैगोसाइटोसिस का मतलब वही स्पर्म किल, मतलब स्पर्म को यूट्रस किल कर देता है या उन्हें खा जाता है, मार देता है, ऐसा समझो कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म यूट्रस के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी ऐसे काम करता है, ऐसे प्रेगनेंसी में होता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, और उसके बाद देखो क्या होता है कि कॉपर आयंस क्या करते हैं, उसके बाद कॉपर आयंस क्या करते हैं कि कॉपर आयंस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। बेटा कॉपर आयंस ना स्पर्म की टेल पे चिपक जाते हैं और उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, और तो और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और तो और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कॉपर आयन सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, ठीक है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं, उसको भी डिक्रीज करते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाती है स्पर्म के लिए हार्मोन रिलीजिंग में। जब कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म यूट्रस के अंदर बढ़ जाता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म यूट्रस के अंदर बढ़ जाता है, और कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को बढ़ा देते हैं। तो ये तो था आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। अब उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आता है, वो हम मतलब आगे के जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और जितना मैं बता रहा हूँ खाली यार बच्चों इतना एंड मोमेंट में पढ़ के जाओ, बहुत है, मोर देन, ठीक है। थैंक यू सो मच।